नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। इन्फोसिस के नॉन कॉम्पीट क्लॉज ने आईटी सेक्टर में हलचल मचा दी है। आप कह सकते हैं भूचाल आ गया है। दरअसल कंपनी ने बढ़ते एट्रिशन को रोकने के लिए अपने एम्प्लॉइज के ऑफर लेटर में एक कड़ी शर्त जोड़ दी है। अब इसके मुताबिक अगर कोई इन्फोसिस की नौकरी छोड़ता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई इन्फोसिस की नौकरी छोड़ता है तो उसकी जो कॉम्पिटिटर कंपनीज हैं, प्रतिद्वंदी कंपनियां हैं, उनमें वो 6 महीने तक ज्वाइन नहीं कर सकता है, उनमें वो काम नहीं कर सकता है। ये अजीबोगरीब शर्त कहा जा रहा है कि आज की नहीं है, पहले की है, लेकिन ये शर्त कर्मचारियों के हितों की पूरी तरह से उसके खिलाफ है। अब ये मामला पहुंच चुका है लेबर मिनिस्ट्री में। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि ये नॉन कॉम्पीट क्लॉज कितने जायज हैं। अगर ये पहली बार नहीं है, बहुत पहले से है, तो ऐसे क्लॉजेस के होने का औचित्य क्या है, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही एक्सपर्ट से जानेंगे कि आईटी सेक्टर में ये जो एट्रिशन रेट बढ़ रहा है, क्योंकि सारी कहानी ये एट्रिशन के फ्रस्ट्रेशन ही है। वो हमने टॉपिक का नाम ही आज ये रखा है अपने शो का। ये एट्रिशन के फ्रस्ट्रेशन में कंपनियां अगर ऐसा कर रही हैं, तो फिर एट्रिशन रोकने के लिए कुछ उपाय कीजिए ना। ऐसे उटपटांग क्लॉज जोड़कर क्या मिलेगा, चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए, लौट रहे हैं मेहमानों के साथ। देश की नामचीन आईटी कंपनी इन्फोसिस इन दिनों अपने नॉन कम्पीट क्लॉज को लेकर सुर्खियों में है। कंपनी ने एट्रिशन से परेशान होकर नए कर्मचारियों के ऑफर लेटर में ऐसी शर्त रख दी है जो उसके लिए अब परेशानी का सबब बन सकती है। पहले इन्फोसिस के उस नॉन कम्पीट क्लॉज का जिक्र करते हैं जिसकी शिकायत लेबर मिनिस्ट्री तक पहुंच गई है। कंपनी की शर्त के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी कंपनी छोड़ता है तो वो कम से कम 6 महीने तक उस कंपनी की शर्त के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी कंपनी छोड़ता है तो वो कम से कम 6 महीने तक उसकी कॉम्पिटिटर कंपनी में काम नहीं कर सकता। इन्फोसिस के 2 बिजनेस हैं। कोर आईटी सेक्टर नॉन कम्पीट क्लॉज के तहत नौकरी छोड़ने वाला कोई कर्मचारी 6 महीने तक टीसीएस, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी और आईबीएम को ज्वाइन नहीं कर सकता। अपने बीपीओ बिजनेस में भी एट्रिशन को रोकने के लिए 9 कंपनियों में अपने कर्मचारियों के जाने पर पाबंदी लगा दी है। हालांकि इन्फोसिस ने साफ किया है कि उसका नॉन कम्पीट क्लॉज किसी कर्मचारी की तरक्की में बाधा नहीं बन सकता। ऐसे में सवाल उठता है कि कंपनी ने ऐसे क्लॉज रखे ही क्यों? क्या इन्फोसिस नए कर्मचारियों की भर्ती में भी इसी पॉलिसी को अमल में लाएगी, यानी अपने यहां किसी कॉम्पिटिटर के यहां से नौकरी छोड़कर आने वाले को नौकरी नहीं देगी? वहीं कोई कर्मचारी बेहतर भविष्य के लिए अगर इन्फोसिस छोड़ता है तो 6 महीने तक सैलरी में होने वाले नुकसान की भरपाई कौन करेगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब इन्फोसिस को देना चाहिए। अब सवाल उठता है कि आखिर इन्फोसिस अपने कर्मचारियों को अच्छी सैलरी और अच्छा माहौल क्यों नहीं दे पा रही ताकि उसके कर्मचारी उसके पास टिके रहें। चलिए समझते हैं कि आखिर एट्रिशन रेट क्यों बढ़ रहा है। इन्फोसिस के चौथी तिमाही में एट्रिशन रेट 27.7% पर आ गया था, जबकि टीसीएस में एट्रिशन रेट 17.4% रहा। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में इन्फोसिस का यह आंकड़ा 25.5% था, तो टीसीएस में यह दर 15.3%। दरअसल कोरोना काल के बाद आईटी सेक्टर में नौकरियों की बहार आ गई। आईटी कंपनियों ने योग्य कर्मचारियों को मन मुताबिक सैलरी ऑफर की। वहीं भारत से बाहर भी आईटी सेक्टर में नौकरियों की संख्या बढ़ गई। आईटी पेशेवर अब विदेश की ओर रुख कर रहे हैं। वहीं हाइब्रिड मोड में काम करने का बढ़ता चलन भी बढ़ते एट्रिशन के लिए जिम्मेदार है। लोग बंद कर काम नहीं करना चाहते। ऐसे में कंपनियों को चाहिए कि वो किसी नॉन कम्पीट क्लॉज को लागू करने की बजाय एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप करें जो कर्मचारियों को बांधे रखने में कारगर साबित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। और आइए इस पर करते हैं चर्चा खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। परिचय आपका सबसे पहले करा दें। अशांक देसाई सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फाउंडर एंड सीईओ हैं मास्टेक के और पूर्व चेयरमैन हैं नैसकॉम के। अशांक सर आईटी सेक्टर के बहुत बड़ी शख्सियत। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं शंकर अग्रवाल सर, जो कि पूर्व सेक्रेटरी हैं श्रम मंत्रालय में। शंकर सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं इस पूरे मामले में विसल ब्लोअर हरप्रीत सिंह सलूजा, फाउंडर प्रेसिडेंट हैं
TES के बहुत बहुत स्वागत है आपका हरप्रीत हमारे शो पर भी। हरप्रीत, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। ये आपको लेबर मिनिस्ट्री को शिकायत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और कहा तो ये जा रहा है कि ये क्लॉज कोई पहला नहीं है, बहुत सालों से ये क्लॉज है, तो अब आपको ऐसा क्या लगा या आपके पास ऐसी क्या शिकायतें आई कि अब आपको लेबर मिनिस्ट्री तक जाना ही पड़ेगा? सबसे पहले धन्यवाद दीपक जी आपका और जी बिजनेस चैनल का, जिनके माध्यम से आज हम आईटी सेक्टर के एम्प्लॉइज 6 मिलियन से ज़्यादा आईटी सेक्टर एम्प्लॉइज भारत में कार्यरत है और उनके सबके हितों के लिए आपने इस चर्चा का आपने ये चर्चा रखी है, इसके लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ सभी एम्प्लॉइज की तरफ से। पोस्ट कोविड एरा जिसको हम कह सकते हैं या जनवरी 2022 के बाद की अगर हम बात करें तो मार्केट में एक सडन राइज था डिमांड का। आईटी सेक्टर एम्प्लॉइज में जो सेक्टर है वहाँ पर एम्प्लॉइज की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई अचानक से टैलेंट की। तो जब टैलेंट की डिमांड बढ़ी तो एम्प्लॉइज जो समझ लीजिए XYZ कंपनीज में काम कर रहे हैं उन्हें काफ़ी हाइक्स के ऑफर आने लगे कि अगर वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे तो उन्हें 40%, 50%, अप टू 60% हाइक्स भी ऑफर होने लगी। तो जब एम्प्लॉइज रिजाइन करते थे तो इन्फोसिस कंपनी में क्या हो रहा था कि HR जाके एम्प्लॉइज को पूछने की कोशिश करता था कि भाई आप क्यों रिजाइन कर रहे हैं, आप नौकरी छोड़ के क्यों जा रहे हैं। तो उसके जवाब में इन्फोसिस का एम्प्लॉई जो नया ऑफर लेटर मिला है वो कंपनी को जाके HR को दिखाता था कि ये देखिए मुझे इस कंपनी से इतना ऑफर मिला है, अगर आप इस ऑफर के रिलेटेड इतना हाइक मुझे दे सकते हैं, मैच कर सकते हैं तो हम आपके पास रुकने के लिए तैयार हैं, अदरवाइज मैं दूसरी कंपनी ज्वाइन करने जा रहा हूँ। तो ओवर अ पीरियड ऑफ 5-6 मंथ, पिछले 5-6 महीने से ये पूरा इंडस्ट्री में ट्रेंड बना। ये सिर्फ इन्फोसिस की बात नहीं है, हर कंपनी में यही हो रहा था। लेकिन बिल्कुल यूएस में द ग्रेट रेजिग्नेशन चल रहा था, हमारे यहाँ द ग्रेट एट्रिशन चल रहा था। यस जी 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 जी। तो जब कंपनीज 5-6 महीने तक तो पैकेज को मैनेज करने की या उसको मैचअप करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसके बाद भी 28% क्रॉस जब इन्फोसिस का एट्रिशन रेट कर गया और वो उनके जो प्रॉफिट मार्जिन हैं, क्योंकि एम्प्लॉइज की सैलरी बढ़ाते जा रहे हैं एक तरफ से तो दूसरी तरफ से प्रॉफिट मार्जिन उनके घटते जा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, जब एम्प्लॉइज जाकर मीटिंग में बताने लगे कि मुझे दूसरी कंपनी का ऑफर मिला है, तो पिछले महीने में उन्होंने ये नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट निकाल के जो 5 साल, 6 साल, 7 साल पुराने एम्प्लॉइज उनके सामने रख दिया कि ये 5 आईटी की कंपनियां हैं जिन्हें आप ज्वाइन नहीं कर सकते नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट के इसके तहत। तो इसलिए जब ये कड़ाई से इसका एनफोर्समेंट होने लगा तो एम्प्लॉइज की शिकायत हमारे पास में आई। अच्छा, इसका एनफोर्समेंट भी होने लगा? राइट टू लाइवलीहुड, इसका एनफोर्समेंट भी हुआ है? जी हाँ, जी हाँ। ओके। जी हाँ, तो उन्होंने, क्योंकि एम्प्लॉइज जब उनको मैच कर रहे थे या ऑफर लेटर जाकर दिखा रहे थे कि हमें XYZ कंपनी में इतना ऑफर मिला है, तो सैलरी बढ़ाने के बजाय या उनको बेनिफिट्स देने के बजाय कंपनी ने उनके सामने नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट सामने रख दिया कि आपने भाई साहब ज्वाइन करते टाइम ये एग्रीमेंट हमारे साथ में साइन किया है, इसमें 5 कंपनीज मेंशन हैं और इन कंपनीज को आप अगर ज्वाइन करेंगे तो पहली चीज जो लीगल रिपरकशंस होंगे वो आपको फेस करने पड़ेंगे। दूसरी चीज, हमारे सर दीपक जी, इंडस्ट्री में एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसेस है। बिल्कुल। आप X कंपनी छोड़ के Y कंपनी में जाएंगे तो विदाउट बैकग्राउंड चेक आपको नौकरी मिलेगी नहीं। तो कंपनी ने सीधा रख दिया, दो क्लॉज सामने रख दिए कि अगर आप ये कंपनी छोड़ के दूसरी में जाएंगे और अगर हमने ऑफर लेटर में ये लिखा हुआ है मेंशन कि इनको आप नहीं ज्वाइन कर सकते, तो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नेगेटिव हो जाएगा। और आईटी सेक्टर में ब्लैक लिस्टिंग एक सबसे बड़ा वेपन है आईटी कंपनीज के पास में। मैं आपके पास ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूँ कि नेस्कॉम और NSDL के पास में एक आईटी कंपनीज के एम्प्लॉइज का डेटाबेस है अक्रॉस इंडिया। ओके। तो नेस्कॉम तो सर इसके लिए जो उनकी कंपनीज मेंबर बनना चाहती हैं उनसे तो वो लोग मेंबरशिप फीस ले रहे हैं तगड़ी और उनको दे देते हैं मेंबरशिप, और साथ में हमारा जो डेटाबेस है वो उनको एक्सेस कर देते हैं। उसमें हमारे एजुकेशन के क्रेडेंशियल्स हैं, हमारे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। ठीक है हरप्रीत, इस पर बाद में आएंगे, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट इशू है। लेकिन पहला, अभी हरप्रीत इस पर आएंगे बाद में, लेकिन पहला मैं शंकर अग्रवाल सर आपके पास आना चाहूंगा। कंपनियां आप देख रहे हैं, आपके सामने एविडेंस है, सलूजा साहब के पास बहुत सारी शिकायतें आई हैं, इनका ये दावा है और लेबर मिनिस्ट्री के पास ये गए हैं। लेबर मिनिस्ट्री ने बाकायदा नोटिस भी जारी किया है, बातचीत के लिए बुलाया भी है। ये प्राइमा फेसी साफ तौर पर लग रहा है कि एट्रिशन को रोकने के लिए जब कोई चारा नहीं बचा तो सीधे सीधे एम्प्लॉई को धमकाने की कोशिश की जा रही है, अगर मैं सही शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये सर तमाम लॉज
तमाम रूल ऑफ लॉ होने के बावजूद क्या कंपनियां ऐसा कर सकती हैं सर? और क्या इस तरह के क्लॉज का कोई औचित्य कानूनी आधार पर लेबर मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस के तहत है सर? शंकर अग्रवाल सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा। पहली बात तो ये हमको देखना पड़ेगा कि क्या ये नॉर्मल एट्रिशन है या प्रीडेटरी ऑफर्स। क्या हो गया है कि इस समय सडनली देश में बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल की आवश्यकता है। समहाउ हमारे पास योग्य और ट्रेंड आईटी प्रोफेशनल नहीं है। मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, मैंने अपनी कंपनी में एक आईटी प्रोफेशनल को लिया, उसको 6 महीने ट्रेन किया और 6 महीने के बाद एक दूसरी कंपनी जो मेरे ही साथ कम्पीट करती है वो एक प्रीडेटरी ऑफर दे देती है। जितना मैं पैसा दे रहा हूँ उससे 1.5 गुना पैसा दे देती है। तो मैंने जो उसको 6-8 महीने की ट्रेनिंग दी, उसको समझाया सिखाया, वो सारा मेरा वेस्ट हो जाता है। तो ये नॉर्मल एट्रिशन नहीं है, ये प्रीडेटरी ऑफर्स हैं जो कंपीटिंग जो कंपनीज हैं वो देती है। और इस मैल प्रैक्टिस को रोकने के लिए जरूरी है कि सारे इंडस्ट्री वाले एक साथ आए और एक ऐसा सिस्टम डिसिप्लिन क्रिएट करें जिससे ये प्रीडेटरी ऑफर्स नहीं हो और लोग बाग ये जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं इसको एक्सप्लॉइट नहीं करें। नहीं सर, बट सर ये आप एक पहलू की बात कर रहे हैं, मैं कर्मचारी के हिसाब से बात कर रहा हूं। मैं भारत में रहता हूं, मुझे जीने का, लाइवलीहुड का अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया है। मैं अपना रोजगार कहीं भी करूं, 6 महीने में मैं नौकरी बदल दूं, 1 साल में मैं नौकरी बदल दूं। कंपनी कौन होती है ये कहने वाली कि आप अगर वहां जाएंगे तो जेल में डाल देंगे या आपका बैकग्राउंड हम आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे और आप 4 कंपनियां 6 कंपनियों में नहीं जाएंगे, 6 महीने घर बैठे रहेंगे। ये कंपनी कौन होती है सर कहने वाली? ये जब आप किसी कंपनी के साथ एम्प्लॉयमेंट करते हैं तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट और उस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको आइडिया करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी है जो हमारे एग्जिस्टिंग रूल्स रेगुलेशन एंड लॉ के विपरीत है तो वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ये हमारे एग्जिस्टिंग रूल्स रेगुलेशन के अनुरूप है तो सर्टेनली इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट में देखिए, आप गवर्नमेंट में नौकरी जब छोड़ते हैं तो आप 1 साल तक दूसरी जगह कहीं काम नहीं कर सकते। कल बोलेंगे कि साहब ये तो आपके मानव अधिकारों का हनन है, ऐसा नहीं होता है। दिस इज द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दैट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंडली, हम ये नहीं कह रहे कि ये जितने भी बट सर एक सरकारी कर्मचारी को ये तो नहीं कहा जाता है ना सर कि अगर वो जल निगम की नौकरी करता है तो तुम 6 महीने 1 साल तक पीडब्ल्यूडी की नौकरी नहीं करोगे या तुम दूसरे उस पे नहीं, ऐसा तो सर अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे दुरुस्त करें सर। नहीं बिल्कुल कह सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ये कहे कि आप मेरे यहाँ से अगर रिजाइन करते हैं तो अगले 1 साल तक आप कोई नौकरी नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर पाता। अगर वो ये कहे कि ना मान लीजिए जल निगम से कंपीटिंग है, मान लीजिए उसने कहा कि आप एग्जैक्टली सर, तो बहस तो इसी बात पे है ना सर, ये तो एक बुनियादी अधिकारों का हनन है। इस तरह के क्लॉजेस चाहे सरकारी में है चाहे प्राइवेट में है, ये एग्जिस्ट क्यों करते हैं? दीपक जी देखिए क्या है ना, हर जगह मर्यादाएं हैं, लिमिटेशंस। ठीक है सर, हर कानून की लिमिटेशंस हैं। ओके, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ये एक जरिया हो जाएगा वर्कर्स को एक्सप्लॉयटेशन का। नो, आप वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते। लेकिन ये भी नहीं है कि जो वर्कर्स जो हैं वो मनमानी तरीके से और इसको इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करें। नहीं सर, उसमें सर ऑलरेडी क्लॉजेस होते हैं सर, आईटी कंपनी में ऑलरेडी क्लॉजेस होते हैं कि आप 1 साल तक नहीं जाएंगे, 2 साल तक नहीं जाएंगे, वो मैं मानता हूं। आप कोई इंफॉर्मेशन जो है कोई लीक नहीं करेंगे या कॉन्फिडेंशियल कोई इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, वो भी मैं मानता हूं। लेकिन अब आप फलाना कंपनी में, ओके सर मैं आता हूं। मैं अब अशांक सर के पास आना चाहूंगा। ये सर मैं आऊंगा आपके पास। अशांक सर, ये सारा का सारा खेल सर हो रहा है एट्रिशन के लिए। आपका अनुभव क्या कहता है सर, क्या एट्रिशन को रोकने के लिए और कोई डेमोक्रेटिक या और कोई बेहतर समझदारी भरा कदम नहीं हो सकता है बजाय इस तरह के क्लॉज को इन्फोर्स करने के? अशांक सर देखिए, आप जब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक आईटी इंडस्ट्री की थोड़ी हिस्ट्री की मैं बात करना चाहता हूँ। श्योर सर। एक ओवरऑल नेशन की जो आईटी इंडस्ट्री में बढ़ोतरी हुई है 30 साल में, इसकी बात करना चाहता हूँ। जब 20-25 वर्ष पहले जब आईटी इंडस्ट्री का साइज करीबन 1 बिलियन भी नहीं था, आज 100-200 बिलियन है, 200 गुना बढ़ गया है। तभी एम्प्लॉइज थे शायद 5 लाख 10 लाख। तब से आईटी इंडस्ट्रीज ने अट्रैक्ट करके एम्प्लॉइज को इतना अच्छा
करियर दिया है, इतना अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट दिया है, इसी के लिए आईटी इंडस्ट्री आज आगे जा सकी। ऐसी बात नहीं है कि आईटी इंडस्ट्री बढ़ गई सिर्फ डिमांड अच्छा था इसलिए जी। उन्होंने मैनेजमेंट ऑफ पीपल जो था उसका एक एग्जांपल दिखाया नेशनल लेवल पे। मैं एक कंपनी की बात कोई नहीं करना चाहता हूँ यहाँ, मैं एक आईटी इंडस्ट्री की बात करना चाहता हूँ। तो जब आईटी इंडस्ट्री पे ऐसा कोई बात होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि बराबर नहीं है। आईटी इंडस्ट्री ने एट्रिशन कम करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेती है, आज भी लेती है और 10 बरस पहले भी लेती थी। ऐसे नहीं है कि हम आईटी इंडस्ट्री में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का यूज करके लोगों को प्रिवेंट करते हैं। आज आईटी इंडस्ट्री में 5-6% इन्वेस्टमेंट होता है ट्रेनिंग पे, आप पे ध्यान रखना चाहिए। आज इतना टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है कि 3 महीने में आप ऑब्सोलेट हो सकते हैं। तो इन्हें इन्वेस्टमेंट कौन करता है? आईटी इंडस्ट्री करती है। आज एक वर्किंग एनवायरनमेंट जब कोविड हुआ तब बहुत सारी मुश्किलें आई, जो घर से काम करने लगे। मैं मास्टेक की बात करूंगा 1 मिनट के लिए। हमने इतने सारे प्रोग्राम किए फॉर लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस के लिए, मेडिटेशन के लिए, सोशल लाइफ के लिए, योगा और जिम बढ़ाने के लिए। क्योंकि हम सब लोग एम्प्लॉइज की परवाह करते हैं। और एब्सोल्युटली सर, हमारी समय समय पर आपसे उस दौरान बात भी हुई थी कि वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे बेहतर किया जाए। आंसर देना चाहता हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट की एक बात है, ये ही बात लेके हम एट्रिशन कम नहीं करना चाहते हैं। ये बात आपने ध्यान में रखना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आईटी इंडस्ट्री का कि उन्होंने आईटी इंडस्ट्रीज have treated people extremely bad. मैं आपका इशारा समझ रहा हूं सर, मैं आपका इशारा समझ रहा हूं। आप जो बात कह रहे हैं वो वाकई में तरीका वही होना चाहिए। अगर आप एट्रिशन रोकना चाहते हैं तो जैसा अशांक सर ने कहा है, जो दूसरी कंपनियां भी अपनाती हैं, आई एम श्योर इन्फोसिस भी अपना रही होगी। हम इन्फोसिस को ये नहीं कह रहे हैं कि वहां बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन जो वहां के एम्प्लॉय जिस क्लॉज को लेकर वो अपने एम्प्लॉय को क्या बेहतर माहौल दे रही है उसमें वो बेस्ट होगी और होगी भी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस क्लॉज को लेकर जो एम्प्लॉयज का दर्द है वो तो कहीं ना कहीं एड्रेस करना पड़ेगा। और उस बहाने पूरी आईटी इंडस्ट्री ही नहीं हम बात कर रहे हैं, पूरे के पूरे वर्कफोर्स एनवायरनमेंट में जो इस तरह के क्लॉजेज हैं उन पर बहस, आवश्यकता है कि उन पर बहस हो। एक शंकर अग्रवाल सर के पास आना चाहता था, लेकिन हरप्रीत मैं अब आपके पास आना चाहूंगा। हरप्रीत, अब आपने दलील सुनी, शंकर सर भी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट में भी ऐसे क्लॉजेज हैं कि अगर आप उन क्लॉजेस को फॉलो करें तो ये जस्टिफाइड लग रहा है जो इन्फोसिस ने किया है। अब आपका इस पर क्या कहना है? इसी देखिए दीपक जी, मैं उनकी बात से सहमति तो नहीं जता सकता, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसमें भी डेप्यूटेशन बेसिस के ऊपर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज निकलती हैं और वो फाइल भी करते हैं और एम्प्लॉयज ज्वाइन भी करते हैं। दूसरी चीज, जो सेक्शन 27 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, वो क्लियरली ये कहता है कि अगर आप किसी भी पर्सन को लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड या बिजनेस करने से रोकते हैं तो वो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ही वॉइड हो जाता है। ये बात तो एक हुई लीगली देखने की। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो आर्टिकल 21 जो है वो हमको राइट टू लाइफ और राइट टू लाइवलीहुड दोनों प्रदान करता है। इसके अंदर फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है जिसमें आर्टिकल 39A है जो कहता है मैन और वुमेन जो भी है, आदमी या औरत, उन दोनों को एडुक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड प्रदान होना चाहिए। तो अगर हम संवैधानिक रूप से देखें तो ये तो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। बिल्कुल नहीं। ये आपने लेबर मिनिस्ट्री के सामने जब ये बात रखी तो उनका रिएक्शन क्या था? जी वो इस बात से अग्री कर रहे हैं, अग्री कर रहे हैं। ठीक है, मैं अब शंकर हमारे साथ, शंकर सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है शंकर सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ बोलिए हरप्रीत सर। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि गवर्नमेंट का कुछ तो कंट्रोल या चेक पॉइंट होना चाहिए आईटी कंपनीज के ऑफर लेटर्स पर। आज अगर उस ऑफर लेटर में, इन्फोसिस के 2 ऑफर लेटर हैं, एक आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, एक बीपीओ से रिलेटेड है। दोनों ऑफर लेटर में एक में 5 कंपनियां मेंशन है, एक में 9 कंपनियां मेंशन है, जिसके बारे में गवर्नमेंट को कोई इत्तला नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा शंकर सर। अब इनकी जो अपील है सर लेबर मिनिस्ट्री में, उसका आपके अनुभव से क्या अंजाम हो सकता है? देखिए, जहां तक मेरी समझ है लॉ की और जहां तक मेरी समझ है इंडस्ट्री की, मैंने आईटी में भी काम किया। आई वाज जॉइंट सेक्रेटरी आईटी, एडिशनल सेक्रेटरी आईटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड आई वाज सेक्रेटरी लेबर आल्सो, तो आई अंडरस्टैंड। एंड मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है मेरा एमटेक कंप्यूटर साइंसेज में। जी।
मैं आपको अनुभव से बता सकता हूं कि कोई भी एम्प्लॉय एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन से लगा सकता है। वो क्या कह रहा है कि आप मेरे साथ जो compete कर रही हैं कंपनियां, उनके यहाँ पे आप इतने इतने दिनों तक नहीं काम कर सकते। इसे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। अगर हम इसकी स्वतंत्रता दे देंगे तो लोग बाग मेरी नौकरी छोड़ के मेरा जो कॉम्पिटिटर है उसके यहाँ चले जाएंगे, और जो मैंने लिखा है पढ़ाया है और जो मेरे भी बहुत सारे इसके अंदर सिस्टम्स होंगे, बहुत सारे एल्गोरिदम्स होंगी और बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे जिसके बारे में वो सूचना वो दूसरे को दे सकता है। दिस इज काउंटर प्रोडक्टिव। अल्टीमेटली हमको क्या देखना है, गवर्नमेंट कभी साइलोज में काम नहीं करती, गवर्नमेंट ओवरऑल काम करती है। अगर ओवरऑल इंडस्ट्री के तरफ देखा जाए या ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को देखा जाए हिंदुस्तान में, और जैसे कि अभी नास्कॉम के रिप्रेजेंटेटिव कह रहे थे, इस इंडस्ट्री ने भारत को गर्व दिलाया, भारत के नौजवानों को, वुमेन एंड मेन को बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटी की नौकरियां दिलाई। बिल्कुल सर। हम इस लेकिन वो सहूलियत और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे है सर। बिल्कुल, वो डेटरेंस, वो भयादोहन के सिद्धांत पर आधारित नहीं होनी चाहिए तरक्की, कि आप किसी एम्प्लॉय को सिर्फ भय दिखाकर रोक रहे हैं। बहरहाल जो कंपनियों का जो एंगल है उसको आपने बेहतर तरीके से समझाया सर। लेकिन मैं अब अशांक सर आपके पास आना चाहूंगा। अब सर एक तरफ लॉ है, दूसरी तरफ सर लाइवलीहुड है, और जो कैंडिडेट्स हैं उनके राइट्स हैं सर। अब इसमें एक बेहतर समन्वय किस तरह से बने, देसाई सर? देखिए, अभी मैं तो लॉ एक्सपर्ट नहीं हूं, और मुझे इतना तो मालूम है कि एंटी कॉम्पिटिटिव क्लॉजेस एम्प्लॉयमेंट में ऑर्गेनाइजेशन सब डालते हैं। जैसे अग्रवाल जी ने भी बात की कि ये कॉमन फीचर है ऑर्गेनाइजेशन का, गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो वेदर इट इज इलीगल और लीगल मैं कहना नहीं चाहता हूँ, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मगर दिस इज नॉट न्यू। ये एक बात होगी। दूसरी बात ऐसी है कि यू कैन नॉट रिड्यूस एट्रिशन ओनली थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, ये बात तो सच ही है। और इसलिए आईटी इंडस्ट्री में, जैसे मैंने बताया, ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिस रहती है जिससे एट्रिशन कम रहता है और कम रहा है। आज लास्ट 1 ईयर में ऐसा डिमांड एक्सप्लोजन हुआ है जिसके लिए ये सब हो रहा है। एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का सहारा लेके आईटी इंडस्ट्री ने कभी भी एट्रिशन कम नहीं किया है या किसी को प्रिवेंट किया है, ऐसा हुआ नहीं है। तो आपको एक कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन की भी जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, आज हिस्ट्री देखना जरूरी है कि आईटी इंडस्ट्रीज का बिहेवियर कैसा रहा है। बिल्कुल, वो इतना एम्प्लॉय फ्रेंडली रहा बिल्कुल है सर, ओवरऑल में। बिल्कुल सर। और आपने भी इसका जिक्र किया, शंकर सर ने भी इसका जिक्र किया कि आईटी इंडस्ट्री का हमारे देश की ग्रोथ में कितना योगदान है, उस पर हम सबको गर्व है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये जो जर्नी रही है ग्रोथ की, ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ग्रोथ के बेसिस पे हो, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हो, भयादोहन और डिटरेंस के सिद्धांत पर आधारित ना हो तो ही बेहतर होगा। बहरहाल एट्रिशन रोकने के दूसरे भी तरीके हैं, आई एम श्योर सारी कंपनियां इस बात को समझती भी हैं, लेकिन अंत तो गत्वा एक एम्प्लॉय का हित सुरक्षित रहे, यही उम्मीद हम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने हमारे लिए वक्त निकाला। अशांक सर थैंक यू सो मच, शंकर सर थैंक यू सो मच, हरप्रीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।